तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एल्केन्स की प्रिपरेशन का हमारा नेक्स्ट वीडियो। अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शन पढ़ चुका है, उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ चुका है और फिर हमने बात कर चुकी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम थोड़ा सा उसी ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जिसमें आज हम अगली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे जो भी हमारे पास नेम रिएक्शन होती हैं, जिसमें एक हम पढ़ेंगे कोरे-हाउस सिंथेसिस, कोरे-हाउस सिंथेसिस, और एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये हमारे पास दो नेम रिएक्शन हैं जिनको हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इन दोनों ही नेम रिएक्शन से पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर देता हूं, आपको थोड़ा सा दोनों के ही केसेस में जो रिएजेंट यूज होने वाले हैं उनके बारे में आइडिया देता हूं। देखो, हम लोग यहां पर जो पढ़ने जा रहे हैं वह ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट से रिलेटेड केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर आखिरकार ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको जस्ट पिछले लेक्चर में जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाया था तब अच्छे से बताया था कि हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट क्या होता है, जहां पर हमारे पास कार्बन और मेटल के बीच में क्या होती हैं, बॉन्ड्स होती हैं। आ रही बात समझ में? जहां पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड्स होती है उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मेटल क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं और उसी के बेसिस पर हमारे पास क्या जाते हैं, रिएजेंट आ जाते हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास अगर मेटल Li हो तो इसी को हम बोलते हैं एल्काइल लिथियम। क्या बोलते हैं? एल्काइल लिथियम। ये हमारे पास पहला ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पर RMgX आ जाए, मतलब यहाँ पर जो मेटल है वो मैग्नीशियम आ चुका है, तो इसी को हम बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसकी हमने केमिस्ट्री जस्ट पिछले लेक्चर में पढ़ रखी है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टाइम पे भी हमारे पास किसकी केमिस्ट्री चलती है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स की केमिस्ट्री चलती है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जहां पर हमारे पास एक होता है R2CuLi। इसको हम बोलते हैं डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। और इसका अगर हम नाम की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? गिलमांस रिएजेंट। ये भी हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है। अगर मैं अगली बात करता हूं तो अगला होता है हमारे पास R2Zn। इसको हम बोलते हैं डाई एल्काइल जिंक। क्या बोलते हैं? डाई एल्काइल जिंक। और यहाँ पर इसका जो नाम होता है वह होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। इसका नाम क्या होता है हमारे पास? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। और अगले मैं अगर रिएजेंट की बात करता हूं तो आपके पास ऐसे ही R2CD होता है, जिसको हम बोलते हैं डाई एल्काइल कैडमियम। मतलब ये सारे के सारे आपके पास कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट से रिलेटेड, और जो कि कुछ इस प्रकार है। अब आखिरकार मैं आपको ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स के बारे में बता ही क्यों रहा हूं, बताने का रीजन ये है कि जब आपके पास बात करते हैं डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट की, तो ये हमारे पास कोरी-हाउस सिंथेसिस में क्या होता है, एज अ रिएजेंट वर्क कर रहा होता है। वहीं पर जब मैं बात करता हूं डाई एल्काइल जिंक की, तो ये हमारे पास क्या करता है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में एज अ रिएजेंट वर्क कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, कोरी-हाउस सिंथेसिस और फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो दोनों ही रिएक्शन किस पर बेस्ड होती हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट पर बेस्ड होती हैं। ये जानकारी हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की जो खास बात होती है कि यहाँ पर अगर आपके पास R और यहाँ पर मेटल है तो R के ऊपर क्या होता है, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जिसकी वजह से यह एज अ बेस या फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है। अब इसकी और डिटेल केमिस्ट्री मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के टाइम पर बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रैंकलैंड रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होता है। हमारे पास फ्रैंकलैंड रिएजेंट में सबसे पहले यहाँ पर फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है R2Zn डाई एल्काइल जिंक, और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड।
ये दोनों ही R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास सिंपल एक एसन रिएक्शन होती है और वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे होगी, यहाँ का R माइनस पर अटैक करेगा, X बाहर निकल जाएगा और आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा R डैश, और बाहर आप बोल सकते हो यहाँ पर आपके पास ZnX2 बाहर निकल जाएगा। ये जो आपने फॉर्म किया है ये आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन है, और यह जो एल्केन है यह सिमेट्रिकल एल्केन भी हो सकती है और अनसिमेट्रिकल एल्केन भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, ये सिमेट्रिकल एल्केन मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन भी रख सकते हैं, या फिर ये अनसिमेट्रिकल एल्केन मतलब ऑड नंबर ऑफ कार्बन भी रख सकती है। पहली बात तो हमारे पास ये हो चुकी है फ्रैंकलिन रिएक्शन से रिलेटेड। अगर मैं इसके मैकेनिस्टिक पार्ट पे जाता हूँ, मैकेनिज्म वाले पार्ट पे जाता हूँ, तो इसका मैकेनिज्म हमारे पास बहुत ही आसान मैकेनिज्म है। कैसा होता है देखिएगा। सबसे पहले ये जो आपको R2Zn दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से आपके पास टूट जाता है 2R माइनस Zn2 प्लस। तो यहाँ पर खास बात ये होती है और आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से सुनिएगा, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जैसे ही ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बनी है तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को बनाते हैं तो ये क्या करती है, ये सामने फर्दर कोई एल्किल हैलाइड प्रेजेंट होगा, उस पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है और X को बाहर कर देती है, और फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, R डैश का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट फ्रैंकलिन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है, बस आपको ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट से रिलेटेड केमिस्ट्री की बात करनी है। तो इसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुका है, एक तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की केमिस्ट्री पढ़ चुकी है, एक हमने फ्रैंकलिन रिएजेंट की केमिस्ट्री पढ़ चुकी है। अब हमारे पास जो अगला केस आएगा वो आएगा डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, जिसमें गिलमांस रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं, और उस रिएक्शन का नाम होता है कोरी हाउस सिंथेसिस। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन करवा देता हूं इससे रिलेटेड, बहुत ही सरल क्वेश्चन होंगे। CH3 होल ट्वाइस Zn, ये आपके पास डाई एल्काइल जिंक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 CH2Br, और आपसे पूछा जाए बताइए यहाँ पर रिएक्शन का आंसर क्या होगा, बताइए। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, CH3 CH2 का होल ट्वाइस Zn, और आपसे ये पूछा जाए बताइए इस वाले केस में भी आपके पास आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो पहले वाले केस में अगर मैं बात करता हूं तो देखो, इस वाले पार्ट से ये R वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाला पार्ट आपका इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और Br को बाहर निकाल देगा। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2 CH3, ये वाला पार्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। वैसे ही इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव वाला पार्ट होगा, इस वाले पर जाएगा, Br बाहर निकाल देगा, और आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर क्या जाएगा, CH3। बोलिए क्या आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, बताइए। क्या आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आई? अगर ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रही है तो ये हमारी पूरी कहानी होती है फ्रैंकलिन रिएक्शन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इसके बाद कोरी हाउस सिंथेसिस। लगभग इसी की तरह मैकेनिज्म है, इसी की तरह रिएक्शन है। शुरू करते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अगली रिएक्शन, कोरी हाउस सिंथेसिस। जिस तरीके से हमने जो बातें फ्रैंकलिन रिएक्शन में सीखी हैं वही बातें यहाँ पर हम कोरी हाउस सिंथेसिस में सीखने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर गिलमान रिएजेंट आएगा R2CuLi, जो कि हम लोग कोरी हाउस सिंथेसिस में लेते हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एल्किल हैलाइड आएगा, और सामने आपके पास एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जहाँ पर ये वाला नेगेटिव पार्ट आपका इस पर अटैक करेगा और X बाहर निकल जाएगा, और आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में CuX प्लस LiX बाहर आ जाएंगे। अब अगर मैं सबसे पहले इसके मैकेनिस्टिक पार्ट की बात करता हूँ तो इसका मैकेनिज्म वाला पार्ट कुछ इस तरीके से रहेगा, जहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या है, Rx है। अगर मैं Rx की रिएक्शन करवाता हूँ 2Li के साथ, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा,
RLi आ जाएगा और यहाँ पर LiX बाहर निकल जाएगा। मतलब सबसे पहले आपके पास एल्काइल लिथियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही एल्काइल लिथियम का फॉर्मेशन होगा फिर फर्दर क्या होगा, आपके पास ये जो एल्काइल लिथियम है इसका रिएक्शन करवाया जाएगा CuX के साथ और यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा R2CuLi और प्लस क्या हो जाएगा LiX बाहर। पॉइंट को समझना, ठीक है। यहाँ पर आप 2 मोल ले रहे हो R2Li और ये जो आपके पास बना है इसी को हम बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। क्या बोलते हैं? गिलमान रिएजेंट। तो सबसे पहले हमने गिलमांस रिएजेंट का फॉर्मेशन कर लिया है। अब गिलमांस रिएजेंट के फॉर्मेशन के बाद अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ये जो R2CuLi आपको दिख रहा है ये ब्रेक हो जाएगा R माइनस में, Cu प्लस में और Li प्लस में, इस तरीके से। फिर वहाँ से R माइनस आएगा, ये R माइनस क्या करेगा, R-X पर अटैक करेगा और सिंपल एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जहाँ पर X बाहर निकल जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा R-R'। दिस इज द मैकेनिस्टिक पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन। सिंपल, जो बातें हम फ्रैंकलिन रिएक्शन के टाइम पर कर रहे थे वैसी ही बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो नोट में आप सबसे पहला नोट तो यही लिख लो, इट इज suitable for preparation of odd number of alkane, odd number of alkanes। अब अगर मैं कुछ इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स की बात करता हूं तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या होने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो हम ऐसे ले लेते हैं CH3CuLi। पहला एग्जाम्पल ये है जहां पर आप रिएक्शन करवा रहे हो CH3Br के साथ, तो यहां पर आपका आंसर क्या जाएगा, देखो जरा ध्यान से। CH3 का होल ट्वाइस CuLi है और यहाँ पर आप CH3CH2Br ले लो, CH3CH2Br। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इस वाले पार्ट पर तो नेगेटिव वाला पार्ट आएगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, Br को बाहर कर देगा। तो फाइनली आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3CH2CH3। ये पहला रिएक्शन है। आ रही बात समझ में। अब अगर मैं दूसरे रिएक्शन की बात करता हूं तो दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है, CH3 का होल ट्वाइस, या फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, CH3CH2 का होल ट्वाइस CuLi और प्लस यहाँ पर हम CH3Br ले लेते हैं। तो इस वाले केस में भी सेम वही बात होने वाली है। यहाँ पर ये नेगेटिव पार्ट, ये हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पर जाएगा, Br बाहर निकल जाएगा। बेसिक मैकेनिज्म चल रहा है और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा CH3CH2CH3। अब अगर मैं तीसरी रिएक्शन की बात करता हूँ, इसी तरीके की और एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस CuLi और यहाँ पर आप सबस्ट्रेट इस बार ले लेते हो CH3CHBr CH2CH3। कंप्लीट करो इस रिएक्शन को। कैसे करोगे सभी लोग, कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, नेगेटिव पार्ट, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव पार्ट जनरेट होगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर जाएगा, Br को बाहर निकालेगा और हर केस में आपको एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई देगी। तो ये हो जाएगा CH3CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CH3। बोलिए क्या आपको समझ में आ चुका है। तो इसी को हम बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। अब हम लोग थोड़ा सा नोट में एक दो बातें लिख लेते हैं। अभी तक हमने टोटल 4 रिएक्शंस पढ़ी हैं एल्किल हैलाइड से रिलेटेड। एक वुड्स रिएक्शन पढ़ी जो अब पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास आ जाएगी, आपको आइडिया भी होगा। और एक हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, वहाँ पर भी एल्किल हैलाइड यूज़ करते हैं। फिर कोरे हाउस सिंथेसिस और इसके बाद हमने था फ्रैंकलिन रिएक्शन। अब चारों ही रिएक्शन में एक खास बात आपको देखने को मिलने वाली है। हमारे पास पिछला ही लेक्चर आपके पास क्या था, वुड्स रिएक्शन और कोलवेस इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, जहां पर वुड्स रिएक्शन आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, तो मैं पॉइंट समझाता हूं आपको। तो आइए हम नोट में कुछ बातें कर लेते हैं। नोट में सबसे पहले तो आप ये समझिए मैं किसके बारे में बताने वाला हूँ। हमारे पास जब हम एल्किल हैलाइड को एज अ सबस्ट्रेट लेते हैं
तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ा दी। एक सबसे पहली रिएक्शन हमने पढ़ी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, एल्किल हैलाइड से ही होता है। अगली जो रिएक्शन है वो मैंने आपको पढ़ा दी है वुड्स रिएक्शन। जस्ट पिछले लेक्चर में हमने वुड्स रिएक्शन की बात की थी। एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल होते थे हमारे पास यहाँ पर। फिर हम लोगों ने जो रिएक्शन पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और लास्ट रिएक्शन जो अभी अभी हमने बात की वो नाम था कोरेहाउस सिंथेसिस। अगर मैं इन अब सभी रिएक्शन को एक बार कंपेयर करता हूँ तो उससे नोट में हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं। नोट की हमारे पास जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, हम बोलेंगे हमारे पास जो वुड्स रिएक्शन होती है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, या फिर आप कह लो कोरेहाउस सिंथेसिस। वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, कोरेहाउस सिंथेसिस, ये जो सभी रिएक्शंस होती हैं ऑल आर कपलिंग रिएक्शन, ऑल आर कपलिंग रिएक्शंस। अगर ये सभी कपलिंग रिएक्शंस हैं, इसीलिए हैंस we cannot prepare methane from them। सबसे पहला पॉइंट यही है, हमारे पास वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, कोरेहाउस सिंथेसिस, ये सभी क्या है, कपलिंग रिएक्शन है। और कपलिंग रिएक्शन होने की वजह से हम इनमें से कभी भी मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मीथेन में सिर्फ क्या होता है, हमारे पास एक कार्बन होता है। और कपलिंग रिएक्शन की जो मिनिमम कंडीशन होती है वहां पर एटलीस्ट 2 कार्बन तो होंगे ही होंगे, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, अगर आप लोगों को याद हो वुड्स रिएक्शन मैंने पढ़ाया था जस्ट पिछले लेक्चर में, तो वुड्स रिएक्शन में जो खास बात थी वो क्या थी, वुड्स रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, इवन नंबर ऑफ एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमेट्रिकल एल्केन्स प्रिपेयर मतलब बोले तो इवन नंबर ऑफ एल्केन प्रिपेयर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपसे फ्रैंकलैंड रिएक्शन की, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, या फिर मैं आपसे बात करता हूं कोरेहाउस सिंथेसिस, कोरेहाउस सिंथेसिस, या फिर मैं आपसे बात करता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन सब से हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही तरह की एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमेट्रिकल एल्केन भी प्रिपेयर हो सकती है और अनसिमेट्रिकल एल्केन भी प्रिपेयर हो सकती है। आ रही बात समझ में? ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। आपको ये रीजन मैंने बताया था कि वुड्स रिएक्शन में सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन का प्रिपरेशन ही क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्केन आएगी मतलब ऑड नंबर ऑफ एल्केन आएगी, तो ऑड नंबर ऑफ एल्केन आने का कारण होगा जब आप 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल लोगे। और अगर आप 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल लोगे तो वहां पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, जिसको सेपरेट करना डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से हम हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर करने के लिए 2 सेम एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल ही लेते हैं। ठीक है, थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। इन सभी रिएक्शंस में जो हम एल्किल हैलाइड यूज करते हैं, एल्किल हैलाइड इज 1 डिग्री एंड 2 डिग्री इन दिस रिएक्शन। we never use 3 degree alkyl halide, we never use 3 degree alkyl halide because it gives alkene as a product, alkene as a product via elimination reaction। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी।
ये जितनी भी रिएक्शन है इन सभी में जो एल्किल हैलाइड होता है वह एल्किल हैलाइड किस नेचर का होता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री का। कभी भी 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड हम यूज नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि वहां पर आपको एल्कीन एज अ प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट मिलता है वाया एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि हमें पता है कि जब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं, मैं एग्जांपल की बात करता हूं, आपके पास ये जो एल्किल हैलाइड आपको दिख रहा है, जरा ध्यान से समझना, CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Br। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ R- के साथ, यहाँ पर R- ही होता है, तो आप सोच रहे हैं कि ये R- इस कार्बन पर अटैक करेगा और Br बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये अटैक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये ग्रुप्स का क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। और क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है इस सबस्ट्रेट पे, तो इसीलिए ये R- एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क ना करके ये एज अ वर्क क्या करता है, एज अ बेस वर्क करता है। फिर इसका बीटा H क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब बीटा H एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, Br बाहर निकल जाएगा और फाइनली आपके पास एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको एलिमिनेशन के टाइम पर सिखाया है बहुत अच्छे से। जब आपके पास किसी सबस्ट्रेट में बल्कीनेस प्रेजेंट हो तो वहां पर कोई भी अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो वह एज अ बेस वर्क करना पसंद करेगी एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफाइल। तो इन बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपकी प्रिपरेशन से ही रिलेटेड है। कुछ 1-2 क्वेश्चन है आपके पास, मैं कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करा देता हूं, फिर हमारा यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा एल्केन का कंप्लीट। तो आइए अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। जो भी अभी तक हमने सीखा है इस वाले पार्ट में, उसी को मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, ये एल्किल हैलाइड है और सामने LII और CUI बहुत अच्छे से आप पहचान पा रहे हो। हमने मैग्नेटिक पार्ट देखा है, गिलमान एजेंट किस तरीके से फॉर्म होता है। अगर आपको आइडिया दूं तो सबसे पहले ये Li इस Br के जगह आएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर Li आ जाएगा। बात समझ मारिए। फिर आपके पास यहाँ पर क्या था, CUI, तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये वाला पार्ट आ जाएगा का होल ट्वाइस CuLi। तो ये आपके पास गिलमान रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब हम इसको नंबर A कह देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास A। अब अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो आपको अच्छे से पता है ये वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये वाला नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा और Br बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो B प्रोडक्ट आएगा वह कुछ कैसा नजर आएगा, ये और इसके बीच में बॉन्ड आ जाएगा, इसके और इसके बीच में बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला आपके पास नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसके और इसके बीच में ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी पहले था ही, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब B नंबर बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी क्वेश्चन सिंगल स्टेप में नहीं आते हैं, रिएजेंट के साथ कनेक्टिविटी के ही आते हैं। अगर आपको ये दिया होता तो आप इसको डायरेक्टली गिलमान रिएजेंट की तरह पहचान लेते, लेकिन इसका जस्ट एक पहला स्टेप दे दिया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। आइए इस सवाल की बात करते हैं, सेम टू सेम वही सवाल है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, जब भी आपको कुछ ऐसा दिख जाए और एल्किल हैलाइड दिख जाए तो समझ जाना उनसे आपको वहां पर प्रिपेयर क्या करना है, उनसे आपको वहां पर गिलमान्स रिएजेंट प्रिपेयर करना है। फिर क्या प्रिपेयर करना है, गिलमान्स रिएजेंट प्रिपेयर करना है। जब आप गिलमान्स रिएजेंट प्रिपेयर कर लोगे तो गिलमान्स रिएजेंट प्रिपेयर करने के बाद इस वाले केस में हम यहाँ पर कुछ भी इस तरीके का रिएक्शन कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो गिलमान रिएजेंट हमारे पास कैसा आ जाएगा, गिलमान रिएजेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर Me और Me है, ये बाहर जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा Cu2 CuLi होल ट्वाइस CuLi। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये वाला पार्ट आपके पास नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट इस पर अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर इसके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ, इसका Br बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आप बना दोगे। इस वाले केस में बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें कुछ और वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व कर दिए गए हैं, जरा इसको ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी ही होती है, एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लो फिर इसको क्वेश्चन से रिलेट करना स्टार्ट करो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर ये जो OH है वह OH इस Br से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
सबसे पहले ये आपके पास कहलाएगा A। अब यहाँ पर क्या है, LiICUI, सिंपल सी बात है, ये एल्किल हैलाइड है, ये LiICUI है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, गिलमांस रिएजेंट बन जाएगा। और गिलमांस रिएजेंट को आप कैसे दर्शाओगे, आप कुछ ऐसे दर्शाओगे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर CuLi आपके पास आ जाएगा, ये हो गया गिलमांस रिएजेंट। इसको आप कह सकते हो अभी A ही कहोगे। फिर अगला स्टेप ये है, अब देखो यहाँ पर आप हमेशा याद रखना, जब भी गिलमांस रिएजेंट आ जाए तो हमेशा ये इस वाली पोजीशन पर अटैक, ये हमेशा इस वाली पोजीशन पर अटैक करता है, कॉन्जुगेट अटैक करता है। देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड पर जब अटैक करेगा, ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट, तो ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ जाएगी और Br कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। हमेशा याद रखना ये इस वाली पोजीशन पर अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, और इस फैशन में क्या करेगा, इसको Br को बाहर निकालेगा। ठीक है, जब ये इसको बाहर निकालेगा तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा कुछ ऐसा। ये तो आपके पास था ही, यहाँ पर ऐसा था ही, ये वाली इसके बीच में आपकी बॉन्ड बन रही है, और ये डबल बॉन्ड क्या आ रही है, इसके जस्ट बगल में आ रही है, यहाँ पर इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन रही है, एक कार्बन उसके जो नेक्स्ट है उसके साथ फिर डबल बॉन्ड आ रही है, ये आ गया। अब आपके पास फाइनली यहाँ पर क्या है, NVSH आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर इसकी वजह से एलाइलिक ब्रोमिनेशन होता है, NVS याद करो, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर इसकी वजह से एलाइलिक ब्रोमिनेशन होता है या फिर बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होता है। तो इसकी एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, ये डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये एलाइलिक पोजीशन होगी, तो यहाँ पर ही आपके पास क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, क्योंकि NVS में आपके पास ब्रोमीन फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है, और ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है, और ये फाइनल आंसर आपके पास बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक खास बात की गई है, Cl2 हीट। देखो जब भी आपके पास किसी हैलोजन के साथ हीटिंग कंडीशन या H दे दिया जाए तो समझ जाना वहां पर आपके पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा Cl डॉट का, और Cl डॉट का फॉर्मेशन होगा तो हम यहाँ पर एलाइलिक क्लोरीनेशन की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर एलाइलिक क्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन क्या होगी, एलाइलिक होगी, तो हम बोलेंगे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास A। वहीं पर फिर आगे क्या है, LiICUI। अब तो इसको रट चुके हो कि जब भी एल्किल हैलाइड के सामने आता है तो आपके पास क्या बन जाएगा, गिलमांस रिएजेंट बन जाएगा। तो कैसा बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इस तरीके से था, और यहाँ पर आ जाएगा होल ट्वाइस CuLi, ऐसा ही कुछ होगा। बोलिए, इस वाले पार्ट में आपके पास ये वाला था, है ना, ऐसा ही वाला कुछ पार्ट आपके पास हो जाएगा। इसके साथ आपके पास यहाँ पर Li जुड़ जाएगा, और उसके बीच में फिर इंसर्ट हो जाएगा CuLi। अब ये वाला पार्ट क्या है, आपके पास नेगेटिव वाला पार्ट है। अब ये नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर कैसे अटैक करेगा, जरा ध्यान समझना। इस नेगेटिव को अगर मैं अटैक करवाऊँ तो सबसे पहले इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और Cl ऐसे बाहर निकल जाएगा। जब ऐसे बाहर निकल जाएगा तो आपके पास फाइनली प्रोडक्ट क्या आएगा, ये था ही इस तरीके से, फिर एक आपके पास नया बॉन्ड बनेगा, ये वाला इतना था ही, इसके और इसके बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। फिर कितना है, एक कार्बन दो कार्बन ये बनाया, फिर कितना है, एक कार्बन दो कार्बन ये बनाया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस तरीके से निकल चुका है। तो ये आपके पास कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। और आपका यहाँ पर सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फाइनली कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, जहां पर हमारे पास इसकी सबसे मेन केमिकल प्रॉपर्टी होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही जो मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम एज इट इज पढ़ाया था, वही सारी बातें हम यहां पर करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।